students, you all are welcome to our YouTube study channel, The Online Study Corner. आज की हमारी क्लास का स्टडी के लिए टॉपिक है ओरिएंटलिज्म बाय एडवर्ड सेड। ओरिएंटलिज्म एक बुक है जो कि एडवर्ड सेड ने 1978 में लिखी थी। ये बुक पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी को एक्सप्लेन करती है। ये एडवर्ड सेड की एक फेमस बुक है जहां उसने हमें बताया है कि किस तरह से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और जो ईस्टर्न वर्ल्ड है वो एक दूसरे से कितना डिफरेंस है। ये डिफरेंसेस कल्चरल हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, सोशियोलॉजिकल हो सकते हैं। दैट मीन्स देयर आर मैनी डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर। और ये जो वेस्टर्न कल्चर है ये काफी डोमिनेटिंग रही है। वेस्टर्न्स ने अपने आप को ईस्टर्नर्स से काफी सुपीरियर समझा है, काफी डेवलप्ड समझा है और सिविलाइज्ड समझा है। तो इस बुक को राइटर ने हमें बताया है कि किस तरह से क्या रवैया था ईस्टर्नर्स के प्रति वेस्टर्नर्स का। तो बुक को डिटेल में स्टडी करने से पहले चलिए समझते हैं एडवर्ड सेड के बारे में। एडवर्ड सेड जिनका जन्म 1935 में हुआ था, वे यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में एक पैलेस्टीनियन प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर थे। साथ ही साथ वो एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे जो कि पब्लिक डिबेट्स में पैलेस्टीन इश्यूज पर पब्लिक डिबेट्स में इन्वॉल्व रहते। इसके अलावा एडवर्ड सेड जाने जाते हैं एक एकम्प्लिस्ड पियानिस्ट के तौर पर। 2003 में ल्यूकेमिया से इनकी डेथ हो गई। तो ये था राइटर का इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सेड की एक फेमस बुक है जो कि 1978 में लिखी गई थी। ओरिएंटलिज्म को समझने से पहले हमें दो वर्ड्स को समझना काफी जरूरी है। फर्स्ट वर्ड है ओरिएंट। ओरिएंट का मतलब होता है ईस्ट और ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट का मतलब होता है वेस्ट। यानी कि जो ओरिएंट वर्ड है वो पूर्वी देशों को या मिडिल एशियाई देशों को रिप्रेजेंट करता है। ओरिएंट मतलब पूर्वी यानी एशियाई देश, और ऑक्सीडेंट का मतलब है वेस्टर्नर्स यानी कि यूरोपियंस। यूरोपियन कंट्रीज को ऑक्सीडेंट से जाना गया है और ईस्टर्न को ओरिएंट से जाना गया है। अगर हम बात करते हैं 18th सेंचुरी की, 19th सेंचुरी की, तो जो वेस्टर्नर्स थे, जो यूरोपियंस थे, वो ईस्टर्नर्स को, ईस्टर्न वर्ल्ड को काफी गंवार समझते थे, बहुत ही अनसिविलाइज्ड समझते थे। और ना ही ये कंट्रीज, जो ईस्टर्न कंट्रीज थी, ये डेवलप्ड कंट्री भी नहीं थी, जबकि जो वेस्टर्नर्स थे वो डेवलप्ड कंट्रीज थे, अपने आप को सिविलाइज्ड समझते थे। ये जो वेस्टर्नर्स थे यानी कि जो यूरोपियंस थे, ये ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर ट्रेड के लिए आते थे और अपनी कॉलोनीज को स्थापित कर लेते थे। अब जब ये अपनी कॉलोनीज को स्थापित कर लेते थे तो वहां पर धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमा लेते थे। अब ओरिएंट्स को हमने क्या कहा? ओरिएंट्स किसे कहा? ईस्टर्नर्स को। और ओरिएंट्स के अंदर यानी कि ओरिएंट वर्ल्ड के अंदर, ईस्टर्न वर्ल्ड के अंदर कॉलोनीज स्थापित करना, उपनिवेश स्थापित करना, एक तो कहलाता है उपनिवेशवाद और दूसरा इसे हम जानते हैं ओरिएंटलिज्म के नाम से। यानी कि अगर वेस्टर्नर्स क्या करते हैं, ईस्टर्नर्स के ऊपर, ओरिएंट्स के ऊपर कॉलोनीज बनाकर अपना आधिपत्य कर लेते हैं, तो उसे हमने किस नाम से जाना? ओरिएंटलिज्म के नाम से जाना। और इसी आधिपत्यवाद की, ईस्टर्नर्स के ऊपर इसी आधिपत्यवाद की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ओरिएंटलिज्म की स्टडी करना कहते हैं, जिसे एडवर्ड सेड ने बहुत ही बखूबी अपनी बुक ओरिएंटलिज्म के अंदर वर्णित किया है। उसने हमें बताया है कि किस तरह से उस टाइम पर जो वेस्टर्नर्स थे वो अपने आप को बहुत सिविलाइज समझते थे, और उन्होंने हमें बताया कि जो वेस्टर्नर्स थे उन्होंने अगर ईस्टर्नर्स के ऊपर शासन किया भी है तो इसमें ईस्टर्नर्स की भलाई है, ऐसा किसका मानना था? वेस्टर्नर्स का मानना था। वो क्यों मानते थे ऐसा? बिकॉज वो क्या कहते थे कि हमने ईस्टर्नर्स को एजुकेट किया है, हमने उन्हें सिविलाइज्ड बनाया है और सक्षम बनाया है। इस हमारे शासन की वजह से ईस्टर्न कंट्रीज डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, ये रवैया किसका था? वेस्टर्नर्स का था, ऐसा इस बुक के अंदर बताया गया है। बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है द स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म, दूसरा पार्ट है ओरिएंटलिस्ट स्ट्रक्चर्स एंड रीस्ट्रक्चर्स, और थर्ड पार्ट का नाम है ओरिएंटलिज्म नाउ। अब ये जो ओरिएंटलिज्म शब्द था ये एडवर्ड सेड के द्वारा डेवलप किया गया था
ये बताने के लिए कि किस तरह से जो ओरिएंट्स थे उन्हें वेस्टर्नर्स के द्वारा अनसिविलाइज्ड माना जाता था। अगर ओरिएंट शब्द के ओरिजिन की बात की जाए तो ओरिएंट शब्द 18th 19th सेंचुरी में एक वर्ड था जो किसके लिए यूज किया जाता था, एक एकेडमिक एक्सपर्ट के लिए यूज किया जाता था। ऐसा एकेडमिक एक्सपर्ट जो ईस्ट की लैंग्वेजेस को जानता था, ईस्ट की लैंग्वेजेस को बोल सकता था, जो एक्सपर्ट था उस टाइम के आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर और म्यूजिक को समझने में, और मतलब उनका विशेषज्ञ था ईस्टर्न लिटरेचर का और म्यूजिक का या ईस्टर्न आर्किटेक्चर आर्ट का। और ये क्या करता था, जो ये एक्सपर्ट था, ये लीगल और डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट्स को वेस्टर्न या यूरोपियन गवर्नमेंट के लिए ट्रांसलेट करता था। ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करता था जो ईस्टर्नर्स से संबंधित थे। तो ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर ये सारी विशेषताएं थी हम ओरिएंट कहते थे, और इसी से शब्द बना ओरिएंटलिज्म। अब ओरिएंटलिज्म को हम क्या, दूसरा वर्ड क्या कह सकते हैं ओरिएंटलिज्म के लिए, ईस्टर्निज्म। ओरिएंटलिज्म के लिए एक दूसरा वर्ड यूज किया जा सकता है ईस्टर्निज्म, क्योंकि ये क्या है, पूर्ववाद है। which means the politics and power in Western Europe and later in US that produced something called the Orient or the East, and what effect the politics had. I think it's clear. Next, अगर हम बात करें तो जो वेस्टर्नर्स थे उन्होंने ईस्टर्न वर्ल्ड को बहुत ही स्ट्रेंज और एक्सोटिक फॉर्म में दिखाया है। यहाँ तक कि जो ईस्टर्न महिलाएं थी, उन खासकर मिडल ईस्ट की जो महिलाएं थी, उन्हें बहुत ही एक्सोटिक फॉर्म में दिखाया गया है, जैसे बैले डांस की फॉर्म में दिखाया गया है। मतलब जिस तरह से वो वास्तव में नहीं होती थी वैसी फॉर्म में उन्हें दिखाया जाता था। ओरिएंट्स को इंफीरियर माना जाता था, अनसिविलाइज्ड माना जाता था। और जो ओरिएंट्स थे या जो एशियन कंट्रीज थी, जिसे अगर हम कहें ईस्ट एशिया, मिडिल एशिया या साउथ एशिया, इन्होंने जो अपनी पूरी आइडेंटिटी थी उसको खो दिया था, और ये एक लंप सम आइडेंटिटी के तौर पर जाने जाने लगे थे, यानी कि ईस्टर्न कंट्रीज के नाम से या ओरिएंट वर्ल्ड के नाम से ये जाने जाने लगे थे। और अगर बात करें ओरिएंटलिज्म बुक के अंदर एक वर्ड अदर, एक अदर शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग किया गया है, अदर। ये जो अदर वर्ड है ये किस चीज को सिग्निफाई करता है, अदर का मतलब है डिफरेंट फ्रॉम योरसेल्फ या अपोजिट ऑफ योरसेल्फ। ये जो अदर वर्ड है बुक में खुद से अलग को शो करता है। तो जो वेस्टर्नर्स थे वो ईस्टर्न्स के लिए ये शब्द यूज करते थे अदर, राइट। यानी कि वो मानते थे कि जो ईस्टर्नर्स है वो दूसरी रेस है, वो दूसरी प्रजाति, दूसरी नस्ल है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनकी नेशनैलिटी को भी अदर या कल्चर को भी अदर में काउंट किया गया है, ठीक है। और जो ऑक्सीडेंट्स है उसको उन्होंने प्राइमरी फॉर्म में शो किया है। इस तरह से ओरिएंटलिज्म एक ऐसी बुक है जो दिखाती है कि जो ऑक्सीडेंट्स थे यानी जो वेस्टर्नर्स थे वो ओरिएंट्स के बारे में क्या सोचते थे, और यहाँ तक कि वो अपने बारे में भी क्या सोचते थे, वो ओरिएंट्स को क्या समझते थे और खुद को क्या समझते थे, ये बुक ये वर्णित। बुक के फर्स्ट पार्ट द स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म में, फर्स्ट पार्ट स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म में बताया गया है कि किस तरह से वेस्टर्नर्स ने ईस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर यानी कि यूरोपियंस ने किस तरह से पूर्वी देश के ऊपर शासन किया। उस टाइम पर पूर्वी देशों की क्या कंडीशन थी ये भी इस बुक के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। और यहाँ पर जो पूर्वी देशों की कंडीशन बताई गई है वो वेस्टर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्णित की गई है। सेकेंड बुक ओरिएंटलिस्ट स्ट्रक्चर्स एंड रीस्ट्रक्चर्स, ये बुक हमें बताती है कि उस टाइम का लिटरेचर कैसा था, उस टाइम पर जो ओरिएंटलिस्ट लिटरेचर था वो कैसा था, उस टाइम के राइटर्स क्या लिखते थे। ऑब्वियसली उस टाइम के लिटरेचर्स क्या लिखेंगे, राइटर्स क्या लिखेंगे जो उस टाइम के समाज में व्यापक था, क्योंकि लिटरेचर क्या है, समाज का एक मिरर है। तो इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर ईस्टर्न वर्ल्ड की लिटरेचर या ईस्टर्न वर्ल्ड की जो कल्चर थी उसको डिपिक्ट किया गया है। और ओरिएंटलिज्म नाउ ये थर्ड पार्ट ऑफ बुक है, इसके अंदर हमें बताया गया है कि जो आज ओरिएंटलिज्म है वो क्या है, और साथ ही साथ स्पेसिफिकली बताया गया है कि जो ब्रिटिश और फ्रेंच ओरिएंटलिज्म है वो इसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल ढंग से और बहुत ही व्यापक ढंग से वर्णित किया गया है। एडवर्ड सैड ने एक्सपोज किया है यहाँ पर ओरिएंटलिज्म के वर्णन को, जो
वेस्टर्नर्स ने ओरिएंटलिज्म को जिस ढंग से वर्णित किया है उसको एक्सपोज किया है कि ये कितना बायस्ड ढंग से, कितना भेदभावपूर्ण ढंग से वर्णित किया गया था। तो इसके अलावा इस बुक के अंदर एडवर्ड सैड ने मिशेल फूको की एक डेफिनेशन को हमें याद दिलाते हुए ओरिएंटलिज्म को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ओरिएंटलिज्म सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्नर्स का एक तरीका है, एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा वो ओरिएंट्स के ऊपर यानी कि पूर्वी देशों के ऊपर डोमिनेट करते थे, उनकी जो कल्चर थी उसको रिस्ट्रक्चर करने का काम करते थे और फाइनली ओरिएंट्स के ऊपर किस तरह से आधिपत्य करते थे। ये किसने कहा है? मिशेल फूको ने कहा है और इसी डेफिनेशन को एडवर्ड सैड ने हमें याद दिलाया है। सैड ने ओरिएंटलिज्म को 3 कंटेक्स्ट में परिभाषित किया है। अगर एकेडमिक लेवल पर देखा जाए तो ओरिएंटलिज्म क्या है? ओरिएंट्स की स्टडी करना है, यानी कि ओरिएंट की स्टडी करना, ओरिएंट लिटरेचर के माध्यम से ओरिएंट्स की स्टडी करना है। इसके तहत ओरिएंट्स को ऑक्सीडेंट से कंपेयर किया जाता है। दैट मीन्स पूर्वी वर्ल्ड को पश्चिमी वर्ल्ड से कंपेयर किया जाता है। और अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो ओरिएंटलिज्म कुछ नहीं है सिवाय फ्रेंच और ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट एजेंडाज के। फ्रेंच एजेंडाज और ब्रिटिश एजेंडाज, ऐसे फ्रेंच और ब्रिटिश एजेंडाज जो साम्राज्यवादी नीति को शो करते हैं उनकी। ठीक है, ओरिएंटलिज्म अगर हिस्टोरिकल तौर पर देखा जाए तो क्या है? फ्रांसीसी और ब्रिटिश वर्ल्ड का इंपीरियलिस्ट यानी साम्राज्यवादी एजेंडा है ये। तो ये थी बुक के डिस्क्रिप्शन। आई होप आप सबको क्लियर हो गई होगी और कल के क्लास में मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल।